आयुर्वेद और एलोपैथी। बिल्कुल। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? पहले एक टाइम था जहाँ पे वैद्य या फिर जो डॉक्टर थे एक एक घंटा मतलब पेशेंट को अपना टाइम देते थे, फिर वो कुछ मिनटों का हो गया। अब धीरे धीरे क्या आयुर्वेद सिर्फ जड़ी बूटियों तक सीमित है? थायराइड है क्या? बिल्कुल। और फिर जानेंगे कि इसके आयुर्वेद में क्या समाधान है। ये बात दोषा आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में ड्राइनेस दिखने लगेगा, पेन रिलेटेड इश्यूज दिखने लगेगा। 2-3 घंटे का टाइम कब हम फोन को स्क्रॉल करने में निकाल देते हैं ये पता नहीं चलता है। तो ये बड़ा सवाल है कि जो स्क्रीन टाइम बढ़ा है उससे जो परेशानियां, सिर दर्द वगैरह वगैरह जितनी भी चीज़ें बढ़ी हैं उसका समाधान क्या है? सोशल मीडिया में जो देखते हैं उनको ऐसा लगता नहीं वो चीज़ें रियल है, बट वैसा होता नहीं है। आयुर्वेद में सबसे असरदार इम्यूनिटी बूस्टर क्या है? अपना दिनचर्या चेंज करोगे तो आपको किसी भी वैद्य के पास, किसी भी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हेयर फॉल, डैंड्रफ और स्कैल्प ज़्यादा ऑयली होना, ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है और इनका आयुर्वेद में क्या समाधान है? किस हद तक सही है कि छोटी सी बीमारी पर हम नज़दीकी मेडिकल स्टोर में चले जाते हैं और वो जो दवाइयाँ हमें देते हैं हम उनका सेवन कर लेते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के एक नए और ख़ास एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे उस प्राचीन विधा की जो आधुनिकता के दौर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उस चिकित्सा पद्धति की जो इस मॉडर्न ज़माने में सबके लिए खास है और लोग इसके पीछे भाग रहे हैं। तो स्वागत है आपका द हीली पॉडकास्ट शो में और आज मेरे साथ हैं एक बेहद युवा प्रतिभाशाली BMS डॉक्टर निशा M कुड़ियाल, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर आयुर्वेद आज के ज़माने में इतना खास क्यों? हज़ारों साल पुरानी जिसकी जड़ें हैं, जो पद्धति हज़ारों साल पुरानी है, वो आधुनिकता इस मॉडर्न ज़माने में इतना प्रभावी क्यों? तो चलिए जानते हैं। और उससे पहले स्वागत करेंगे बेहद प्रतिभाशाली BMS डॉक्टर निशा M कुड़ियाल का। तो स्वागत है मैम आपका। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद बोलूँगी हिली न्यूज़ का और मेरे सभी प्यारे दर्शकों का, जिसने मुझे प्लेटफॉर्म दिया है ताकि मैं आयुर्वेद का कुछ एक पार्ट अगर आप तक पहुंचा दूं तो मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। तो चलो शुरू करते हैं करीना जी। बिल्कुल, जैसे कि काफ़ी कुछ है आयुर्वेद में जानने के लिए। जड़ी बूटियाँ जो हज़ारों सालों से इसका चल रहा है और अलग अलग तरीके की चीज़ें जैसे सोशल मीडिया पर देखने को मिलता है कि ये करो वो करो, लेकिन सबसे मेन जो सवाल है वो यही है कि आखिर आयुर्वेद है क्या? तो सबसे पहले मैं दर्शकों को ये बोलना चाहूँगी कि देखिए आयुर्वेद मतलब उसके नाम में ही सब कुछ है। आयुर्वेद जिस वेदों में आयु के बारे में ज्ञान की प्राप्ति होती है उसको ही हम लोग आयुर्वेद कहते हैं। दूसरी बात ये है कि इट्स अ साइंस ऑफ लाइफ, मतलब लाइफ के बारे में पूरा डीपली वो करना, ये पूरा आयुर्वेद में बताया गया है। पुराने ग्रंथों में इसका बहुत अच्छे से वर्णन किया है, क्योंकि देखिए ये बहुत छोटा टॉपिक नहीं है, मतलब ये 2500 साल पुराना एक बहुत बड़ा वो है, वेद है। बिल्कुल। तो बिल्कुल मतलब इसमें काफ़ी कुछ है, हमें बताया जाता है छोटी छोटी चीज़ें, हमारा दिनचर्या पूरा, हमारा मतलब क्या पूरा कैसे हम लोग अपने लाइफस्टाइल में अच्छी हेल्दी चीज़ें अपना सकते हैं, कैसे हम लोग अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं, साथ ही साथ हम जो रोगी है उनको पूरी तरीके से कैसे मतलब जो औषधियाँ हैं, अलग अलग टाइप की जो जड़ी बूटियाँ हैं, उससे हम लोग उनके रोगों को कैसे दूर कर सकते हैं, पूरा उसके बारे में वर्णन है, आयुर्वेद है। अब जैसे स्वास्थ्य से रिलेटेड दो ही चीज़ें देखी जाती हैं मुख्यतः, आयुर्वेद और एलोपैथी। बिल्कुल। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो सबसे पहले अगर मैं एलोपैथी की बात करूं जी, तो देखिए आप मतलब एक मानव शरीर है, राइट, अगर वो उसमें किसी टाइप का रोग हो जाता है तो अगर वो किसी एलोपैथी डॉक्टर के पास जाता है तो डेफिनेटली एक डॉक्टर है उसको सबसाइड करने के लिए, मतलब उसके रोकथाम के लिए उसको दवाई तो दे देगा, बट जो बोलते हैं ना किसी भी बीमारी की एक जड़ होती है। हाँ। जब तक उस जड़ का इलाज ना करो तब तक उस रोग को आप
पूरी तरीके से नहीं क्योर कर सकते हो। तो आयुर्वेद और एलोपैथी में यही फर्क है कि आयुर्वेद जो होता है वो आपके रोगों के जो कारण होता है उसको, रूट कॉज जिसे हम बोलते हैं, बिल्कुल। उसको ट्रीट करने का काम करता है। वही जो एलोपैथी है उसको मतलब सिर्फ रोकथाम करने का काम करता है। तो यही एक सबसे बड़ा डिफरेंशिएट है आयुर्वेद और एलोपैथी में। जी, जैसे कि शुरुआत में निशा आपने बताया कि 2500 वर्ष पुराना ये आयुर्वेद है, बिल्कुल। लेकिन ये सवाल ज़्यादा ज़रूरी है कि जो ये 2500 साल पहले जिस आयुर्वेद का जन्म बिल्कुल। हुआ वो आज भी उतना ही प्रभावी है जितना उस दौर में था, उस समय में था? बिल्कुल, देखिए करीना जी, मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी। जी। अगर कोई 2500 साल पुरानी चीज़ अभी तक इस दुनिया में, एक डिजिटल दुनिया में टिक रही है, तो इसका मतलब वो कितना ज़्यादा प्रभावशाली होगा, बिल्कुल। जिसकी वजह से। और अभी आप देखोगे लास्ट 5-6 साल में तो आयुर्वेद को लोग घरों घरों में बिल्कुल। लोग अपनाने लग गए हैं। स्पेशली आफ्टर कोविड लोग इसको लेके बहुत ज़्यादा जागरूक हो चुके हैं। मतलब अगर मैं अपने डेली प्रैक्टिस में भी देखूं तो कहीं अलग अलग टाइप के लोग मुझे, मतलब उनके जो रोग होते हैं वो देखने को मिलते हैं, जो हमें पहले उतने मतलब जनरली हमें एलोपैथी उनमें एलोपैथी साइंस में हमें ये चीज़ें देखने को मिलती थी। अब आयुर्वेद में भी वो चीज़ें इतनी ज़्यादा देखने को मिलती है फ्रीक्वेंट उसमें। तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा और काफ़ी अच्छे से आयुर्वेद ने घरों, मतलब घर घर में अपना एक वो नाम पहचान बना बनाया दिया है। बिल्कुल वापस से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जैसे अभी आपने बोला कि डेली प्रैक्टिस में, हाँ जी, है ना, तो डेली प्रैक्टिस से ये सवाल है कि आजकल हर जगह अलग अलग वैद्य बैठे हैं। हाँ जी। और कहीं ना कहीं मैं ये कह सकती हूँ कि हर किसी के अपने एक तरीके भी हैं जो उन लोगों ने कहीं ना कहीं खुद से बना दिए हैं कि ये करना है, वो करना है। बिल्कुल। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि इस डिजिटल दुनिया में, इस भाग दौड़ में, जब कहीं ना कहीं लोग अपने एक सवाल ये है कि इस भाग दौड़ भरी जो दुनिया है उसमें असली वैद्य कौन है, ये कैसे पहचाने? देखिए असली वैद्य, देखिए अगर मैं आयुर्वेद की, तो सबसे पहले तो इसकी पूरी एक पढ़ाई होती है। जैसे बिल्कुल। एलोपैथी में होता है MBBS 5.5 साल, वैसी सेम BMS भी है जो कि पूरा 5.5 साल का कोर्स होता है, राइट। रही बात असली वैद्य को कैसे पहचाने, तो हर एक वैद्य की अपनी अलग अलग एक प्रैक्टिस होती है, हर एक वैद्य की अपनी अपनी स्पेशलिटी होती है। बिल्कुल। कोई वैद्य किसी चीज़ में एक बहुत आगे नाम कमाता है, कोई वैद्य किसी अलग रोग के हिसाब से। बाकी ये है कि एक वैद्य आपको किस बेस पे ट्रीट कर रहा है, आपको कितना समय दे पा रहा है, आपके रोगों को कितना वो पूरी तरीके से जड़ से, मतलब उस डीप कनेक्शन तक जा रहा है, उसके हिसाब से ही आप अपने वैद्य को पहचानिए कि आपका वैद्य किस हिसाब से। क्योंकि देखिए अगर मैं आयुर्वेद की बात करूँ तो एक नॉर्मल कंसल्ट के लिए कम से कम 1 घंटा जाता है। क्योंकि आयुर्वेद क्या है, आपके मतलब ये नहीं है कि आपने बोल दिया कि मुझे पेट दर्द है तो इसका मुझे दवाई दे दी। अगर आप किसी वैद्य के पास जाते हो तो एक वैद्य जो होगा वो आपके उसके कारण पूछेगा, तो उस कारण के लिए वो पूरी आपका पूरा लाइफस्टाइल, पूरा आपकी हिस्ट्री, सब कुछ आपका फैमिली मतलब बहुत चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। तो आप वैद्य के पास जाते हो तो बिल्कुल वैद्य आपको एक प्रॉपर अगर टाइम दे रहा है, आपको पूरा आपकी रोगों को समझ के वो कर रहा है, तो डेफिनेटली वो वैद्य बहुत अच्छा है। बाकी अगर देखो जाए तो आजकल, पहले एक टाइम था जहाँ पे वैद्य या फिर जो डॉक्टर थे 1-1 घंटा मतलब पेशेंट को अपना टाइम देते थे, फिर वो कुछ मिनटों का हो गया। अब धीरे धीरे के जो आजकल के रूटीन, वो कुछ सेकंड में ही कई बार कंसल्टेशन खत्म हो जाता है। अच्छा मेरा पेट दर्द है, ये लो मेडिसिन ले लो, बस। तो वही है कि आप देखिए, आप अपने डॉक्टर से या अपने जो वैद्य हैं उनके पास जाके आपके वैद्य आपको कितना वो समय दे पा रहे हैं, आपके रोगों को कितना वो अच्छे से वो कर पा रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपका जो मेन है रोग, उसका अच्छा ही एक प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। तो उस हिसाब से आप अपने वैद्य को पहचानें। जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा कि हर किसी को एक अलग अलग प्रशिक्षण होता है उनका, तो जैसे कि आप जानते हैं कि वैद्य का जो खासियत थी वो उनका नाड़ी परीक्षण था। जो होता है कि पहले के पुराने ज़माने में, अगर हम पूर्वजों की बात करें, दादी नानी की बात करें, तो कहते हैं, कहानियाँ सुनी होंगी कि हमारे ज़माने में वो हाथ नाड़ी परीक्षण, बिल्कुल उसी से पता चल जाता था कि क्या है, कैसा है। अब उस चीज़ से कहीं ना कहीं दूरी है, तो ये क्यों है?
देखिए करीना जी, मैं आपको एक बोलना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों से दूरी बनाई दी गई है। कहीं बहुत से वैद्य, देखो सबका, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है कि सबका एक अपना डिफरेंट प्रैक्टिस होता है। आज भी कुछ वैद्य ऐसे होते हैं जो नाड़ी परीक्षण करके ही मतलब प्रॉपर वो करते हैं ट्रीटमेंट। कई वैद्य, अब आयुर्वेद सिर्फ नाड़ी परीक्षण तक ही नहीं है। आयुर्वेद एक बहुत, जैसा मैंने बोला कि एक बहुत बड़ा मतलब एक समुद्र का वो है, अलग अलग उसमें ज्ञान का वो है। तो डॉक्टर उसके हिसाब से ही, कई बार आपका दोषों के हिसाब से, जैसे हमारी बॉडी में अलग अलग दोषाज होते हैं, तो उसको देख के भी डॉक्टर, पर्सनालिटी वाइज देख के डॉक्टर मतलब आपका प्रॉपर कंसल्ट लेके भी कई बार उसमें भी बहुत अच्छे से मतलब वहाँ पे एक अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं आपको। तो हर एक डॉक्टर का अपना प्रैक्टिस होता है, कुछ नाड़ी परीक्षण करके होता है। और देखिए, अगर जैसे जैसे आप आधुनिक उसमें जाओगे तो कई बार जो मेडिकल लाइन होती है वो काफ़ी अपग्रेड हो जाती है, तो उसके हिसाब से ही कई बार डॉक्टर अपना जो प्रैक्टिस होता है वो मतलब चेंज करता है कि मतलब अभी के टाइम पे, और फिर पेशेंट टू पेशेंट पे भी कई बार डिपेंड मतलब होता है। कई बार लोग समय देखकर आपके पास आते हैं, कई बार ऐसा होता है किसी किसी वैद्य के पास कि मतलब सामने से ही कुछ रोगी होते हैं, जो पेशेंट होते हैं, वो ठीक है कि नहीं डॉक्टर जल्दी करिए 5-10 मिनट, तो वहाँ पे भी डॉक्टर अपना एक समय देख के थोड़ा बहुत अपने हिसाब से फिर उसके हिसाब से अपना प्रैक्टिस करता है। बट हाँ, अभी भी होता है नाड़ी परीक्षण, बट वो डिपेंड करता है कौन सा डॉक्टर किस में, मतलब कौन सा वैद्य किस उसमें है, उसकी मतलब मेनली क्या ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वो है, उसके हिसाब से वैद्य अपना ट्रीटमेंट देता है। बिल्कुल। अब ये तो हो गई आयुर्वेद की बात, वैद्य की बात, बिल्कुल। ये बेसिक चीज़ें। अब आएंगे हम आयुर्वेद से जुड़े डेली जो व्यक्तियों में जो बीमारियां होती हैं, जो अमूमन लोगों में देखी जाती हैं, अब छोटी छोटी उन चीज़ों पर भी बात करेंगे कि आयुर्वेद में किस प्रकार से समाधान है, आयुर्वेद इस पर क्या कहता है। तो जैसे आपने अभी त्रिदोषास के बारे में बताया, तो सबसे पहले शुरुआत वहीं से करेंगे कि ये क्या है। अच्छा, त्रिदोषा बेसिकली जैसे हमारा जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, ये 5 महाभूतों से बना है, राइट। वैसे ही जो हमारा मनुष्य शरीर है वो भी 5 महाभूतों से बना है। और जो हमारी त्रिदोषाज होते हैं, इन्हें हम लोग अपनी प्रकृति भी बोलते हैं। हर एक व्यक्ति की अपनी अलग अलग प्रकृति होती है। अब ये जो दोषाज होते हैं, ये वात पित्त कफ होते हैं। अब किसी में ये डुअल नेचर के होते हैं, कुछ अलग, क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी में तीनों दोषा ही एक साथ मिले, या किसी में वो बहुत हार्डली देखने को मिलता है। सबकी पर्सनालिटी अलग होता है, उनके जो दोषाज होते हैं वो भी उस हिसाब से अलग अलग वो करते हैं। मतलब उनका एक टाइप का, मतलब आप बोल सकते हो कि उनका एक पर्सनालिटी, जिसको हम बोलते हैं पर्सनालिटी, बताते हैं दोषाज आपके। तो किसी में वात पित्त होता है, किसी में कफ पित्त होता है, किसी में वात डोमिनेंट होता है तो कफ उसका कम वो रहता है, किसी में पित्त डोमिनेंट होता है तो उसमें वात का कम वो रहता है। तो उस हिसाब से अलग अलग जो दोषाज होता है। अच्छा, ये दोषाज अगर बैलेंस में है, अपने सामान्य अवस्था में है, तो इट मीन्स कि आपकी बॉडी एकदम स्वस्थ है। बट इफ इन केस ये दोषाज किसी रीजन की वजह से इम्बैलेंस होते हैं आपके बॉडी में, तो कहीं अन्य अन्य टाइप, मतलब डिफरेंट टाइप के आपके बॉडी में डिजीज पैदा, मतलब डिजीज एक टाइप के आपकी बॉडी में स्टार्ट होने दिखते हैं। अब जैसे एक मैं एग्जांपल दे दूं, जैसे वात दोषा है, राइट। अगर ये वात दोषा आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में ड्राइनेस दिखने लगेगा, कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में पेन रिलेटेड इश्यूज दिखने लगेगा, कहीं ना कहीं आपका जो थॉट प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ज़्यादा इंसान कंफ्यूज है, ये सब है, राइट। तो ये वात दोषास के इम्बैलेंस होने के लक्षण होते हैं। वैसे ही सेम एक पित्त दोषा है। अगर ये आपकी बॉडी में बैलेंस है तो इसमें आपको भूख अच्छे से लगेगी, आपका जो हार्मोनल लेवल है वो एक बैलेंस रहेगा, आपका जो स्किन है वो प्रॉपर अच्छा टेक्सचर ये सब रहेगा। बट वही अगर ये इम्बैलेंस रहता है तो आपका क्या होगा कि फेस में एक्ने जैसे रिलेटेड इश्यूज दिखाई देंगे, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये चीज़ें दिखेगा, इंडाइजेशन रिलेटेड इश्यूज दिखेंगे, हार्मोनल रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं वो आपको देखने मिलेंगे, मतलब ह्यूमन बॉडी में। वैसे ही कफ दोषा है, तो कफ दोषा अगर बॉडी में बढ़ जाता है, पहले तो अगर ये बॉडी में नॉर्मल है तो मतलब आपका एकदम बॉडी एकदम काम नेचर आपको दिखने को मिलेगा, स्किन टेक्सचर बहुत अच्छा दिखेगा, हेयर टेक्सचर
स्ट्रक्चर आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा बॉडी में। इसके अलावा अगर मतलब बॉडी में लुब्रिकेशन जो होता है वो बहुत अच्छा दिखेगा। बट वही अगर ये इम्बैलेंस होता है बॉडी में तो ये कहीं ना कहीं आपको मतलब एकदम बोलते हैं ना सुस्त रहना, बॉडी में वेट बढ़ना, कफ रिलेटेड इश्यूज होना, ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है। इसलिए इन दोषा का मतलब देखा जाए तो ये जो दोषाज होते हैं ये आपका मतलब आयुर्वेद में सबसे ज़्यादा इनका ही वो रहता है, महत्व रहता है। इसके अकॉर्डिंगली ही एक जो वैद्य होता है आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट देता है, आपके लाइफस्टाइल और दोषास के अकॉर्डिंग ही आपको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो इसीलिए त्रिदोषा का बहुत महत्व होता है। त्रिदोषास का जो ये आपने अभी बताया कि बैलेंस इम्बैलेंस, तो इनको समाधान आयुर्वेद में क्या बताया गया है? समाधान ये है कि देखिए आप अपना एक लाइफस्टाइल प्रॉपर रखिए, अपना खान पान प्रॉपर रखिए। इफ़ इन केस आपको ऐसा लगे बॉडी में कुछ थोड़े बहुत, देखिए अब ह्यूमन बॉडी है, अब जिस हिसाब से अभी का जो रूटीन लोगों का चल रहा है, लाइफस्टाइल है, वो बिल्कुल अलग हो चुका है आज। मतलब अब कुछ लोगों का है नाइट शिफ्ट है, उनको करनी है, उनकी मजबूरी है, राइट, उसमें आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आपको उसमें दोषाज अपने बैलेंस रखना है तो आपको, क्योंकि मतलब मेन आयुर्वेद में क्या बताया गया है, सबसे ज़्यादा जो महत्व दिया गया है हमारे जो एक बुक होती है, मतलब हमारी ग्रंथ होती है अष्टांग हृदय, उसके ही एक दूसरे चैप्टर में हमें मतलब बताया गया है प्रॉपर दिनचर्या का एक प्रॉपर ज्ञान वो दिया गया है। तो उसमें बताया गया है कि जैसे आप सुबह हम बोलते हैं ना सूर्योदय से पहले उठने का जो बोलते हैं वो, फिर प्रॉपर मतलब अपना एक जो रूटीन होता है उसको प्रॉपर करोगे तो आपके जो दोषाज रहेंगे वो बैलेंस रहेंगे। बट कहीं ना कहीं अगर लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस आ गए तो ये दोषाज आपके बॉडी में इम्बैलेंस देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आपके बॉडी में रोग उत्पन्न होने लगता है। तो बस यही सब है कि आयुर्वेद में दिनचर्या को बहुत महत्व दिया गया है। बिल्कुल। तो उसके हिसाब से फिर अब जैसे आपने बताया कि आयुर्वेद में ज़्यादा महत्व त्रिदोषास को दिया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग आप बीमारियों को भी वो है, बीमारी पर भी आएंगे जो आजकल सबसे ज़्यादा चल रही है, उन पर भी बात करेंगे क्योंकि गर्ल्स में ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगी। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि ये चीज़ है क्या, पीसीओडी, हाँ पीसीओएस, ये है क्या? अच्छा, सबसे पहले तो मैं मतलब ये चीज़ आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। मैं लोगों को बताना चाहूँगी पीसीओडी या पीसीओएस दोनों एक ही है। पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, और जो कि अब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो चुका है। क्योंकि देखिए मेन क्या है, जो हमारी ओवरीज होती है वहाँ पे छोटे छोटे सिस्ट, वहाँ पे छोटे छोटे पॉलिकल्स दिखने होते हैं, पानी की जो गांठें होती है वो देखने को मिलती है, जिसकी वजह से आपके इरेगुलर पीरियड्स, ये सारी चीज़ें, फेशियल हेयर्स, इसके अलावा एक्ने रिलेटेड इश्यूज़, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, कई बार ये चीज़ें हेयर फॉल रिलेटेड इश्यूज़ दिखने को मिलते हैं। फिर आगे जाके अगर आप इसको प्रॉपर एक सिंड्रोम बन जाता है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे कई केसेस में इनफर्टिलिटी जैसे इश्यूज भी देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ें अभी तो काफ़ी इन चीज़ों को लेके मतलब लोग काफ़ी जागरूक हो चुके हैं। लेकिन अभी भी कई बार अगर देखा जाए तो जो थोड़े से बैकवर्ड एरिया के, मतलब जो थोड़े से गांव जैसे वो है, वहाँ पे अभी भी लोग इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा मतलब जागरूक नहीं है कि मतलब ठीक है अगर होता है, कई बार लोग ये हो जाते हैं अरे कोई बात नहीं हो रहा है ना, तो शादी के बाद ये चीज़ें सही हो जाएंगी, जो कि बिल्कुल गलत है। देखिए अगर आप हम कई बार ये जेनेटिकली भी होता है, तो मतलब कई बार ऐसा होता है कि कोई लड़की अगर इस चीज़ को बाहर निकालना भी चाहे तो क्या होता है, उनकी जो मदर वो बोलती अरे कोई बात नहीं, ये हमें भी था, हमारी शादी के बाद सही हो गया था। लेकिन मैं लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आप अपना लाइफस्टाइल देखिए कि कैसा रहा है, और आप अपनी बेटी का लाइफस्टाइल देखिए कि कैसा है, क्योंकि आपने जो लाइफस्टाइल ली है वो आज से बहुत साल पहले लाइफस्टाइल एकदम डिफरेंट था। वहाँ पे फास्ट फूड ज़्यादा नहीं था, आपका जो वर्किंग था मतलब ये सब वो बहुत ज़्यादा था, आपके जो काम थे घरेलू वो चीज़ें आप खुद से, अब जो देखा जाए डिजिटल जिस हिसाब से है, हर चीज़ घर पे, वॉशिंग मशीन है, अगर आप घर से बाहर निकलते हो 2 मिनट के लिए भी तो वहाँ पे भी आप गाड़ी का यूज़ कर रहे हो, आपका कोई वॉक नहीं हो, आपकी कोई एक्सरसाइज नहीं हो पा रही है। तो कहीं ना कहीं आप लाइफस्टाइल में इतने चेंजेस आ गए हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें, अगर आप ये सोच के ले रहे हो कि शादी के बाद ये चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी तो ये बिल्कुल गलत है। अगर आपको ऐसे कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं बॉडी में तो बिल्कुल अपने नियर बाय जो डॉक्टर हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर, उनसे प्रॉपर कंसल्ट करिए, वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे आपके लाइफस्टाइल
में कुछ चेंजेस लाने हो तो वो आपको उसके बारे में पूरा ज्ञान देंगे। तो ये सारी चीज़ें मतलब एक वो है पीसीओडी का मतलब मेन ये है कि लोगों के इसकी तरफ बिल्कुल एक थोड़ा सा जागरूक होना बहुत जरूरी है। और पीसीओडी का समाधान क्या बताया गया है आयुर्वेद में? पीसीओडी का समाधान एक ही है। देखिए, ये कोई बीमारी नहीं है, सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, उसके नाम में ही जब सब कुछ है, तो आपको अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करना सबसे जरूरी है। अगर आपको बहुत सिंपल है, बिल्कुल बहुत सिंपल है। आप एक्सरसाइज करिए, इसके हैवी एक्सरसाइज करिए जहाँ पे आपको पसीना निकलना चाहिए, वैसा टाइप का आपको एक्सरसाइज करना है। अपना खाना देखिए, अगर आप देखोगे अभी खाने में लोग मैदा का बहुत ज़्यादा सेवन करने लग गए हैं, चीज़ का बहुत ज़्यादा सेवन करने लग गए, जो कि आज से 7-8 साल पहले उतना नहीं था। और अगर आप देखोगे तो पीसीओडी पीसीओएस इन्हीं 4-5 साल में बहुत ज़्यादा बढ़ भी गया है। अगर आप देखो, हर 10 में से 7 लोगों में, स्पेशली ये जो यंग लड़कियां हैं, उनमें काफ़ी देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं बाहर का खाना, आपका डाइट बहुत वो है, आप अपना डाइट को चेंज करिए, आप हेल्दी खाना खाइए, आप हाई फाइबर्स लो कार्ब्स वाला खाना खाइए, एक्सरसाइज करिए, तो डेफिनेटली आप पीसीओएस रिलेटेड जो इश्यूज आपके वो उसमें है, काफ़ी हद तक आप उन चीज़ों को क्योर कर सकते हो, बिल्कुल कंट्रोल एंड क्योर कर सकते हो। ठीक है, अब बात आएंगे एक और है जो मेल फीमेल दोनों में है, बट फीमेल में ये चीज़ फिर भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है, और वो है थायराइड। ये क्या है, सबसे पहले यही जानेंगे कि थायराइड है क्या, बिल्कुल, और फिर जानेंगे कि इसके आयुर्वेद में क्या समाधान है। बिल्कुल। थायराइड अगेन हार्मोनल इम्बैलेंस, ठीक है। अगर आपका बॉडी में जो थायराइड का हार्मोन्स होता है, उसमें मतलब थायराइड ग्लैंड होता है, तो वो एक थायरॉक्सिन नामक मतलब सिक्रेशन करता है, हार्मोन सिक्रेशन करता है, जिसकी वजह से अगर वो बहुत ज़्यादा मात्रा में सिक्रेट कर रहा है तो इट मीन्स वो हाइपरथायराइड हो जाता है। बट अगर कम मात्रा में वो सिक्रेट करता है, मतलब वो हाइपोथायराइड होता है। तो हाइपोथायराइड बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो उसमें जनरली क्या हो जाता है कि आपका जो वेट हो वो बहुत तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, राइट। इसके अलावा आपको अगेन वो पीरियड्स रिलेटेड इश्यूज देखने को मिलता है, इनफर्टिलिटी रिलेटेड इश्यूज देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पे अगर आपको बैलेंस करना है, ये फिर से वही चीज़ें हैं कि कहीं ना कहीं स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, डाइट बाहर का खाना बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं यही एक सबसे बड़ा रीज़न है। दूसरा, अगर जेनेटिकली है तो वो चीज़ें भी है, तो वो बढ़ क्यों रही है इतनी, तो कहीं ना कहीं वो आपके दिनचर्या में कुछ ना कुछ चेंजेस हैं जिसकी वजह से ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो अगर इन चीज़ों से आप एज आयुर्वेद के नज़रिए से देखना चाहोगे या आयुर्वेद में इसको कैसे वो करें, तो आयुर्वेद में अगेन वही है कि अपना लाइफस्टाइल चेंज करिए, डाइट अच्छा रखिए। जितना आप घर का खाना का सेवन करोगे उतना आप रोगों से दूर रहोगे, क्योंकि आयुर्वेद में यही मेन है कि स्वस्थ व्यक्ति की, मतलब जो स्वस्थ व्यक्ति है उसकी स्वास्थ्य की रक्षा करना, जो रोगी है उसके रोगों को दूर करना। तो वही है कि आपको अपने रोगों से दूर करना है, तो पहले अपने लाइफस्टाइल में, अपने डाइट में चेंजेस करिए। काफ़ी हद तक आपका 50-60% बॉडी वहीं पे हील होना स्टार्ट हो जाता है। बाकी आपकी बॉडी में कितने चेंजेस होता है वो आपके नियर बाय जो वैद्य हैं उनसे जाके कंसल्ट करिए, वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे कि आपको क्या उस समय ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, वो आपको मात्रा के हिसाब से, उसके हिसाब से आपको गाइड करेंगे। बिल्कुल, ये जो 2 चीज़ों पर आज आपने बात करी है ये काफ़ी ज़रूरी भी है, क्योंकि जैसे कि वही अगेन बोलूँगी कि गर्ल्स में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं और युवाओं में ये बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ें तो जैसे हो गई कि जो भी हमारे दर्शक हैं वो चीज़ आज देखेंगे, समझेंगे कि हमारे जो डेली लाइफ में जो हम अपने फास्ट फूड खा रहे हैं तो कितना अवॉइड करना चाहिए, कितना खाना चाहिए, ये चीज़ें तो आज क्लियर हो गई। अब बात करेंगे एक और चीज़ है जो युवाओं में उसकी लत लगी हुई है, फ़ोन की लत है, स्क्रीन टाइमिंग बढ़ गया है। फिर चाहे आप ऑफिस में वर्क कर रहे हैं या फिर आप घर में खाली बैठे हैं, फ़ोन चला रहे हैं, और आजकल क्या है, सोशल मीडिया है, स्क्रॉल करे जा रहे हैं दिन भर। अब हम 2-3 घंटे का टाइम कब हम फ़ोन को स्क्रॉल करने में निकाल लेते हैं ये पता नहीं चलता है। तो ये बड़ा सवाल है कि जो स्क्रीन टाइम बढ़ा है उससे जो परेशानियाँ, सिर दर्द वगैरह वगैरह जितनी भी चीज़ें बढ़ी हैं, उसका समाधान क्या है आयुर्वेद में? बिल्कुल, तो करीना जी, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी, देखिए समाधान, एक तो सबसे ज़्यादा ये फ़ोन एडिक्शन क्यों हो चुका है, क्योंकि आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत हद तक कम हो चुकी हैं। समहाउ
क्योंकि बाहर का जो इन्वायरमेंट है कहीं ना कहीं वो अब उतना सेफ नहीं रहा है जो एक टाइम पहले हुआ करता था। अब मतलब पेरेंट्स भी काफ़ी एक उनके अंदर भी एक डर है कि अपने बच्चे को बाहर आउटडोर, तो उनको एक प्रॉपर दूसरा काफ़ी लोग अभी देखा जाए तो मतलब वर्किंग बहुत ज़्यादा लोग में दिखने को मिलता है। हर घर में अगर मेल पहले देखा जाता था कि एक आदमी ही वर्किंग होता था, जो एक औरत थी वो अपने घर पे अपने बच्चों को घर को संभालती थी। अब देखा जाए तो जिस हिसाब से धीरे धीरे टाइम बढ़ता जा रहा है तो अभी मोस्टली सब वर्किंग है। तो वो वर्किंग की वजह से क्या होता है, हम लोग कई बार इतने ज़्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं कि हम बाहर जाना थोड़ा अवॉइड करते हैं। और प्लस बाहर का इन्वायरमेंट भी इतना मतलब थोड़ा अनसेफ ज़्यादा हो गया है, तो उसकी वजह से हम सोचते हैं कि चलो हमारा बच्चा फ़ोन पे ही वो कर ले, थोड़ा सा टीवी पे ही। तो उसकी वजह से ये चीज़ें मतलब फ़ोन एडिक्शन तो समहाउ मुझे लगता है बाहर का जो इन्वायरमेंटल फैक्टर इश्यूज़ हैं उसकी वजह से ये चीज़ें हुए हैं। तो वही है, और उसकी वजह से जो बढ़ने वाली बीमारियां जैसे आपका चिड़चिड़ापन, गुस्सा, आई साइट वीक होना, हेडेक जैसे माइग्रेन रिलेटेड इश्यूज भी कई बार वो देखने को मिलते हैं। तो इसका समाधान यही है कि आप अपना स्क्रीन टाइम जितना हो सके कम करिए। आप अपने बच्चों को कम से कम दिन का 1-2 घंटा दीजिए, उनको कोशिश करिए अलग अलग तरीके से एक्टिविटीज़ कराइए। आप अंदर घर के अंदर भी करा रहे हो तो उनका वो घर पे भी वो माहौल देख के दीजिए कि मतलब उनको बाहर उतनी फील ना हो। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कही है क्योंकि आजकल के पेरेंट्स को ये चीज़ें सीखनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि आगे चलकर बच्चा वही फॉलो करता है। बिल्कुल ये बातें आपने सही कही है। एक और सवाल है, क्या आयुर्वेद में चश्मा हटाने का कोई अस्थायी समाधान बताया गया है? बिल्कुल है। अच्छा, अब चश्मा हटाने का देखिए सबसे अच्छा जो आयुर्वेद उपचार है उसमें त्रिफला को बहुत महत्व बताया गया है। त्रिफला जिसमें आंवला, हरड़, बहेड़ा, ये तीनों, जो कि त्रिफला जो होता है वो हमें एक टाइप का आयुर्वेद में रसायन भी माना गया है। तो इसको क्या करना है, मैं आपको देखिए, आप जब भी इस चीज़ को यूज़ करो, मैं जो भी आपको एक होम रेमेडी दे रही हूँ तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, बिकॉज सबकी प्रकृति अलग होती है, सबका अपना एक अलग अलग लाइफस्टाइल होता है। तो मैं जो आपको दे रही हूँ ये एक बेसिक है, बट आप जब भी इस चीज़ों को यूज़ करो तो मैं आपको एक यही बोलूँगी कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। तो त्रिफला जो होता है ये मतलब एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो इसको क्या करिए, आप त्रिफला को 1 चम्मच पानी में बॉईल करके अच्छे से, कितना पानी लेना है, 1 गिलास पानी में 1 चम्मच त्रिफला लेके इसको बॉईल करिए। अब उतना बॉईल करिए जब तक वो 1 गिलास का आधा गिलास हो जाए। जब वो आधा गिलास हो जाएगा तो उसको छन्नी से छान के स्ट्रेन करके उससे आई वॉश करिए दिन में 2 बार। बहुत अच्छा होता है। आई साइट या इन्फ्लामेशन या रेडनेस होती है आँखों में, या जो फ़ोन का बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा रहता है उनके लिए बहुत अच्छा ये एक मतलब ट्रीटमेंट है। दूसरा मैं आपको बोलूँगी महात्रिफला घृत, अगेन वही मतलब बहुत अच्छा उसका रिजल्ट्स हैं। तो महात्रिफला घृत का सेवन करिए, लेकिन कुछ भी आप करते हो रेमेडीज़ तो एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, वो आपको एक प्रॉपर गाइडेंस से आपको वो बताएगा कैसे यूज़ करना है, कितनी मात्रा में यूज़ करना है। बिल्कुल। अब आगे आएंगे जो आजकल अमूमन देखी जा रही एक टाइम पीरियड के बाद 30-35 के बीच, ये लगभग सभी में एक एज के बाद देखने को मिल रही है। पहले ये हम सिर्फ शहरों की तरफ सुनते थे, अब हम अपने पहाड़ों में भी ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। डायबिटीज़, बिल्कुल, डायबिटीज़ को रिवर्स करने में आयुर्वेद कितना सक्षम है? देखिए, और ये सवाल ये भी है कि क्या है डायबिटीज़? अच्छा, अब डायबिटिक भी टाइप 1 टाइप 2 होता है। अब टोटली डिपेंड करता है, कई बार डायबिटिक जेनेटिकली होता है, कई बार डायबिटिक लाइफस्टाइल की वजह से होता है। तो डायबिटिक एक ऐसा है कि आप इसको एज अ होम रेमेडी से क्योर नहीं कर सकते हो, आपको प्रॉपर डॉक्टर की गाइडेंस के अंदर ही इस चीज़ को क्योर करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि बिल्कुल आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। कई बार तो देखिए, अब आप पुराना डायबिटिक लेकर मतलब कोई इंसान है वो 15-20 साल से वो चीज़ है, तब वो आयुर्वेद में एक होप लेकर, फिर भी आयुर्वेद में उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल करने की एक बहुत अच्छा है, थ्रू लाइफस्टाइल के, थ्रू आपके डाइट के,
वो चीज़ें काफ़ी मैनेज हो जाता है। बट कई बार क्या होता है, जैसे आजकल लोगों में ना आयुर्वेद का काफ़ी अच्छा एक क्रेज़ हो चुका है, तो कई बार मतलब लोगों को पता है कि कहीं ना कहीं डायबिटिक जो मेडिसिन होती हैं उनके साइड इफेक्ट काफ़ी देखने को मिलता है। तो कई बार क्या करते हैं लोग, सीधा आयुर्वेद डॉक्टर के पास ही जाते हैं, क्योंकि उनको समहाउ पता है कि नहीं, इसके आयुर्वेद के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं और डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी हैं डायबिटिक के। तो वही है, समाधान वही है कि आप पहले अपने रूटीन टेस्ट करवाइए, ब्लड टेस्ट करवाइए अपना, अकॉर्डिंगली ही एक डॉक्टर आपको सजेस्ट कर सकता है कि हाँ बिल्कुल। आपकी बॉडी के लिए क्या चीज़ कारगर है, उसके हिसाब से ही आपको मेडिसिन दी जाती है, आपको डाइट दिया जाता है। तो वैसे बिल्कुल, जैसे आपने ये चीज़ भी काफ़ी सही बताई है। अब ये हमारे दर्शक जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं उम्मीद करूँगी कि वो सारी चीज़ें ये फ़ॉलो करें जितने आप बिल्कुल, बता रहे हैं। एक और सवाल है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आज के यूथ में सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अगर आप कोई ऐसे केस देखते हैं तो कई बार निकल के जब जाँच होती है, पुलिस जाँच, तो पता चलता है कि अभी बच्चा 14-15 साल का है लेकिन डिप्रेशन का शिकार है। बिल्कुल। ये चीज़ युवाओं में सबसे ज़्यादा है, बच्चों में भी ये चीज़ देखने को ज़्यादा मिल रही है। तो ये डिप्रेशन और जो एंजाइटी कम उम्र के बच्चों में हो रही है, आफ्टर 35-30 ये चीज़ नॉर्मल है, बट बिल्कुल। बच्चों में ये चीज़ देखने को मिल रही है। तो इसका इलाज क्या है आयुर्वेद में? देखिए, आप डिप्रेशन का इतना आज भी बहुत ज़्यादा कैसे तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले तो एक चीज़ है कम्युनिकेशंस। ठीक है। लोगों को ना आजकल एक दूसरे के लिए टाइम नहीं है। अभी क्या है, मोस्टली जैसे पहले हमने एक डिस्कस किया था फ़ोन। लोग क्या है, अगर एक ही टेबल में एक ही फैमिली के 5 लोग बैठे हुए हैं, तो अगर आप देखोगे तो पांचों के हाथों में फ़ोन देखने को मिलेंगे, राइट? वो कम्युनिकेशन ही नहीं है कि मतलब इंसान को ये लग रहा है, मतलब इंसान के अरे उसको कहाँ मेरे लिए टाइम, लोग बात नहीं करना चाहते हैं इस चीज़ को लेके। तो वो क्या होता है, अंदर ही True. अंदर, अंदर ही अंदर, तो उनको ऐसा लगता है कि उनके लिए कोई भी नहीं है, तो वो अंदर ही उस चीज़ को इतना मतलब अपने दिमाग में उसको बिल्कुल। हैवी कर देते हैं कि उनको लगता है कि बस, मतलब इसीलिए अभी देखोगे तो मतलब डिप्रेशन, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। दूसरा, मैं तो यही बोलूँगी कि जितना फ़ोन से थोड़ा सा दूर रहोगे उतना ज़्यादा आप नेचर की तरफ जाइए। आपका काफ़ी हद तक जो डिप्रेशन आप बोल रहे हो वो चीज़ें हैं, काफ़ी हद तक एक क्योर हो सकती है, यही मैं आयुर्वेद में बोलूँगी। बाकी ये है कि अगर आपको है तो आप बात करिए। जब तक आप बात नहीं करोगे तो वो चीज़ें आपके ऊपर हावी होंगी होंगी। कोई भी एक छोटा से छोटी चीज़ों में हम जब उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं तब हमें उस चीज़ को लेके डिप्रेशन होने लगता है। बट वही चीज़ अगर हम स्टार्टिंग में ही लोगों से डिस्कस कर लेंगे, लोगों से अपना एक नज़रिया लोगों का वो कर लेंगे, तो उस चीज़ से मतलब वो चीज़ें हमारी लाइफ में ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेंगी। तो अगर आपको कुछ भी है आप बात करिए। आप अगर आपको लगता है आपके आसपास नहीं है आपसे बात करने के लिए, तो आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर से सलाह लीजिए। एक प्रॉपर डॉक्टर जो होता है वो आपका मतलब आपका पूरा हिस्ट्री लेगा, सुनेगा आपकी, तो वो आपको एक अच्छा ही एक रिजल्ट देगा, एक अच्छा गाइड करेगा। तो मैं तो आपको यही बोलूँगी कि चीज़ों को ज़्यादा अपने ऊपर हावी लेने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ देखिए, लाइफ में ना अप एंड डाउन सबके होते हैं, बट अगर आप आजकल लोग इन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा वीक क्यों हो चुके हैं, क्योंकि एक तो अगेन सोशल मीडिया, ये सारी चीज़ें लोगों को ऐसा लगता है अच्छा उसकी लाइफ ऐसी है, मेरी लाइफ, लोगों को जो ऊपर ही ऊपर देखते हैं वो चीज़ें होती नहीं है, क्योंकि हर एक की लाइफ में स्ट्रगल्स होता है, हर एक की लाइफ में डिफरेंट तरीके का वो मैनेजमेंट रहता है। तो लोग क्या है कि सोशल मीडिया में जो देखते हैं उनको ऐसा लगता है नहीं वो चीज़ें रियल है, बट वैसा होता नहीं है, वो चीज़ें एकदम डिफरेंट होती है। अगर आप सामने उस जाओगे, उस चीज़ उस सामने वाले की लाइफ अगर आप खुद से जीना देखोगे तो आपको समझेगा उस लाइफ में भी कितने सारे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। वो तो स्क्रीन से बिल्कुल 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 आप खुद को टाइम दीजिए। मैं बोलती हूँ कि आप नेचर से जुड़िए, जितना आप नेचर से जुड़ोगे उतना ज़्यादा आप एक हेल्दी लाइफ जियोगे। तो आयुर्वेद में आपको यही बताता है, एक नेचर, एक लाइफस्टाइल और एक डाइट, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आयुर्वेद, जैसे आपने अभी अपनी बात में बताया कि लाइफस्टाइल और सबका मैनेजमेंट का तरीका अलग है, सबका वर्क टाइम पीरियड अलग है, सबका अलग है। तो इस टाइम पीरियड को बोले या फिर डिजिटल मीडिया इतना हावी है या फिर जो भी समस्याएं हैं, लेकिन सबसे एक और चीज़ देखी जा रही है वो है कि नींद की समस्या।
आजकल सब कहते हैं कि हमें 2 बजे से पहले नींद नहीं आती है। बिल्कुल। ये क्यों हो रही है? ये दिन प्रतिदिन क्यों ये बढ़ती जा रही है नींद की समस्या, और इसका इलाज क्या हो सकता है, समाधान क्या है? नींद की समस्या का एक ही सबसे है इम्पोर्टेंट कारण, वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस इतना हो चुका है। दूसरा, फ़ोन जो है इतना ज़्यादा लोगों ने अपनी उस लाइफ में उसको वो कर दिया है कि फ़ोन ने इंसान को कंट्रोल कर दिया है। तो अगर इंसान मतलब देखिए, एक तो होता है कि इंसान का लाइफ़स्टाइल ही बहुत हेक्टिक है जिसकी बिल्कुल। वज़ह से उसका स्लीप पैटर्न प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। एक है कि इंसान को खुद उस चीज़ को वो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ठीक है आप 8 बजे तक अपना वर्क पूरा फिनिश कर लेते हो, उसके बाद आपने 9-9:30 अराउंड डिनर करके फिर बेड पे, लेकिन लोगों में फ़ोन की वो इतनी एडिक्शन हो चुकी है। अच्छा फ़ोन, फिर एक बार जब फ़ोन देखना स्टार्ट तो आपका ब्रेन एक्टिव होना स्टार्ट हो जाता है, तो कई बार वो नींद वहीं पे वो चीज़ें आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। तो समहाउ दूसरा मतलब स्ट्रेस, बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लेके अपने ऊपर उसको हावी करना। दूसरा, हम लोग जैसे एक दूसरे को देख के हमें ऐसा लगता है अरे उसका लाइफ तो अच्छा है, हमारा तो उस चीज़ को भी लेके बहुत ज़्यादा लोगों में एक इन्फीरियरिटी हो चुकी है कि अच्छा मतलब उसका वैसा है, मेरा ऐसा क्यों नहीं है। तो कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज़ों का एक स्ट्रेस लोगों ने ले रखा है जिसकी वजह से नींद के इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा। दूसरा, कई बार ये हार्मोनल इशू, देखिए कई बार चीज़ें सब, कई बार ऐसा होता है अरे हम मतलब हमारा तो सब कुछ अच्छा है, हमें तो कोई स्ट्रेस भी नहीं है हमारा, लेकिन तो फिर कहीं ना कहीं वो हार्मोनल इश्यूज़ है जिसकी वजह से। तो अगेन वो आपका लाइफस्टाइल, आपका डाइट, जो एक प्रॉपर वैद्य है वो आपका सब कुछ पूरा हिस्ट्री लेके ही आपको एक प्रॉपर मेडिकेशन में मतलब देगा, आपको प्रॉपर एक लाइफस्टाइल फॉलो करने को वो करेगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं छोटी छोटी, कहीं ना कहीं हमारे लाइफस्टाइल से जुड़ी रहती है। बिल्कुल, जैसे आपने कई सारी चीज़ें अभी बताई निशा जी। जनरली आपने हर एक चीज़ को एक अलग तरीके से डिफ़ाइन करा। तो एक सवाल ये है कि आयुर्वेद किसी भी बीमारी की डेफिनेशन कैसे करता है, कैसे उसे डिफ़ाइन करता है? आयुर्वेद देखिए, बीमारी सबसे पहले तो आयुर्वेद में जैसे मैंने आपको बोला कि आयुर्वेद आपके त्रिदोषास के ऊपर चलता है, ठीक है। तो आपका कौन सी बीमारी में कौन से दोषास होते हैं, डोमिनेंट है, मतलब कहाँ पे वो इम्बैलेंस हो चुके हैं, कहाँ पे वो चीज़ कौन सी डोमिनेंट है, उसके हिसाब से ही एक प्रॉपर ट्रीटमेंट करता है। दूसरा, क्योंकि देखिए अगर आप लाइफस्टाइल, तो सबका एक लाइफस्टाइल डिफरेंट होता है, तो एक प्रॉपर जो वैद्य होता है जो, तो वो आपके लाइफस्टाइल के थ्रू ही आपका पूरा जो आपका रूटीन है, दिनचर्या है, उसके अकॉर्डिंगली ही आपका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट वो करता है। तो आयुर्वेद जो है वो आपके दोषास के इस पे वो है, जो दोषास आपका बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, जहाँ पे क्योंकि दोषा अगर इम्बैलेंस हुए तो वहीं पे रोगों की उत्पत्ति होती है। तो आपके दोषास को सामान्य लेवल में लाना, उसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आयुर्वेद उस नज़रिए से देखता है कि आपका कौन सा दोषास है, तो उसके अकॉर्डिंगली, प्लस जो दोषास के साथ साथ हमारे बॉडी की जो धातु होते हैं उसके अकॉर्डिंगली प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। तो ये चीज़ें हैं कि मतलब दोषा, धातु, मल, इनके अकॉर्डिंगली ही आयुर्वेद अपना काम करता है। बिल्कुल निशा जी, जैसे आपने अभी काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं और आजकल के युवाओं को ये सारी चीज़ें फॉलो भी कहीं ना कहीं करनी चाहिए। एक और सवाल है कि जैसे ये पद्धति है हज़ारों साल पुरानी है, उस टाइम पे एक अलग खान पान था, तो वो अलग तरीके से था, और अब सेम चीज़ फॉलो हो रही है आयुर्वेद में, लेकिन खान पान, रहन सहन आदमियों का सब बदल चुका है। तो सवाल ये है कि क्या आयुर्वेद सिर्फ जड़ी बूटियों तक सीमित है, उसका दायरा सिर्फ जड़ी बूटियों तक ही है? बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी, आयुर्वेद में 2 प्रकार की चिकित्सा होती है। एक तो मेडिसिन के थ्रू होती है जो आपको ओरली मेडिसिन दी जाती है, एक होती है शोधन चिकित्सा जिसको हम लोग पंचकर्मा भी बोलते हैं। तो पंचकर्मा बेसिकली क्या होता है कि देखिए, मेडिसिन ट्रीटमेंट हम वहाँ पे देते हैं जहाँ पे जो दोषास होते हैं बहुत ज़्यादा उसमें इम्बैलेंस नहीं होता है, छोटे मोटी चीज़ों पेशेंट को मतलब थोड़ा सा दिक्कतें करता है, तो वहाँ पे हम मेडिसिन के थ्रू क्योर कर देते हैं। बट कई बार होते हैं जो दोषास होते हैं वो अपनी जगह से हट के दूसरे स्थान में चले जाते हैं, मतलब अपने, अगर जैसे वात का है तो वात का क्या होता है, हमारा जो पक्वाशय से नीचे का स्थान होता है वो लोअर लिम्ब जिसे हम बोलते हैं, वहाँ पे हम वात दोष का स्थान रहता है। जो पक्वाशय से ऊपर हार्ट तक का जो होता है वो होता है
हमारा पित्त दोष का स्थान, और जो हार्ट से ऊपर तक का, हेड तक का रहता है, वहाँ पे हमारा कफ का स्थान होता है। तो अगर ये जो दोषाज होते हैं अपने स्थान से इधर उधर चले जाते हैं, अब एक मार्ग से दूसरे मार्ग में जाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग शोधन चिकित्सा करते हैं, ताकि जो दोषाज इम्बैलेंस हो गए हैं या इधर उधर जा चुके हैं, वो अपने प्रॉपर अपने स्थान में आके अपने पूरी तरीके से जो दूषित दोषाज मतलब हो रखे हैं, वो प्रॉपर तरीके से आपका वमन विरेचन के थ्रू या बस्ती के थ्रू पूरी तरीके से शोधन चिकित्सा हो सके। तो उसी को हम लोग पंचकर्मा बोलते हैं। तो डेफिनेटली आयुर्वेद में भी अभी काफ़ी अलग अलग टाइप के ट्रीटमेंट, आजकल बहुत चीज़ें एक्सपेरिमेंट होती है, बहुत सी चीज़ें रिसर्च होकर जो एक्सपेरिमेंट होती हैं, वो चीज़ें जो अलग अलग वैद्य होते हैं करते हैं अपनी क्लिनिक में। तो उन चीज़ों से सिर्फ जड़ी बूटी तक नहीं, काफ़ी चीज़ें एक्सपेरिमेंट और काफ़ी चीज़ें रिसर्च होकर बाहर आई हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली ही वैद्य अपना ट्रीटमेंट करता है। और काफ़ी उसकी मतलब तभी जो आयुर्वेद है इतना ज़्यादा क्यों फैल चुका है। पहले लोगों में पंचकर्मा का इतना नाम नहीं मतलब सुनते थे, मतलब ये होता था कि मेडिसिन मतलब आयुर्वेद मतलब जड़ी बूटी या फिर होम रेमेडी, जो कि अब एकदम डिफरेंट हो चुका है। लोगों को पंचकर्मा के बारे में भी काफ़ी हद तक चीज़ें पता है। इवन कई बार क्लिनिक में लोग आके बोलते हैं कि आपके यहाँ पे पंचकर्मा होता है, तो कहीं ना कहीं वो जा चुका है पंचकर्मा का घर मतलब अलग अलग घरों पे, कि लोगों को उसके बारे में एक टाइप का एक छोटा छोटा नॉलेज है, बट डेफिनेटली काफ़ी अच्छा वो चीज़ है। तो उस हिसाब से आयुर्वेद अपना काम करता है, एक शोधन चिकित्सा, एक शमन चिकित्सा। शमन मतलब जहाँ पे मेडिसिन होता है, शोधन मतलब जहाँ पे पंचकर्मा होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से बिल्कुल। अब जैसे बात करेंगे हम सर्जरी की, एलोपैथी में सर्जरी देखी जाती है, बिल्कुल। अब यही सवाल है, क्या आयुर्वेद में सर्जरी का स्थान है? बिल्कुल। अगर देखिए आयुर्वेद में ना, जैसे एलोपैथी है तो जो एमबीबीएस डॉक्टर है वो भी एनाटॉमी पढ़ता है, फिजियोलॉजी पढ़ता है। वही सेम आयुर्वेद भी है, जो बीएमएस है वहाँ पे भी हमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ाई जाती है विद आयुर्वेद के अलग अलग जो ग्रंथ है उन्हीं के साथ। तो डेफिनेटली हमारे जो आयुर्वेद में है एक प्रॉपर सब्जेक्ट है सर्जरी का फाइनल ईयर में, तो वहाँ पे भी सर्जरी का पूरा पढ़ाया जाता है। इवन अगर आप सर्जरी की बात करो कि उसकी उत्पत्ति भी आयुर्वेद से हुई है, जो हमारे सुश्रुत जी हैं मेन, उन्हीं मतलब सुश्रुत जी से ही सर्जरी आई हुई है। तो उन्होंने ही जो सर्जरी का एक ज्ञान दिया हुआ है वो सुश्रुत जी ने किया है, जो कि हमारे आयुर्वेद के बहुत बड़े वो हैं। तो डेफिनेटली सर्जरी आयुर्वेद में भी होती हैं और बहुत अच्छे से होती है, बहुत सक्सेसफुली होती हैं सब। जैसे देखिए हर एक वैद्य का जो होता है अपना अपना प्रैक्टिस होता है। कोई जो एक नॉर्मल जीपी प्रैक्टिस तो पूरा आयुर्वेद में उसका रहता है, कोई गायनी प्रैक्टिस करता है, कोई सर्जरी प्रैक्टिस करता है, कोई ईएनटी प्रैक्टिस करता है। तो वैसे ही जैसे एलोपैथी में है एमबीबीएस डॉक्टर प्रैक्टिस करता है, वैसे ही आयुर्वेद डॉक्टर भी आयुर्वेद मेडिसिन के साथ ही अलग अलग टाइप की प्रैक्टिस करता है। बिल्कुल। अच्छा, एक और बहुत साधारण सा सवाल है, और ये काफी हद तक वैसा है, क्योंकि ऐसी 5 चीजें बताओ जो हम प्राकृतिक चीजें जो हम डेली बेस पर लें और जिन्हें लेने से हम कभी बीमार ना हो। ओके, तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी, जो मैं आपको 5 चीज़ें प्रकृति जो मतलब नेचुरल चीज़ें जो अपने होम रेमेडी के तौर पे भी देखे जाते हैं, तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी, आप जब भी प्राकृतिक चीज़ें भी लेते हैं तो आयुर्वेद में ना अनुपान का बहुत महत्व दिया गया है। दूसरा मात्रा, कि किस मात्रा में लेना है। आप कोई भी चीज़ें रेगुलर लोगे तो उसके भी कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट आपकी बॉडी में दिखते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने मतलब जैसे मैं एक साधारण एग्जांपल देती हूँ। हल्दी होता है, तो हल्दी लोगों को क्या लगता है, अच्छा ये तो बेनिफिशियल है, बट अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में भी उसका सेवन करते हो तो कहीं ना कहीं बॉडी में थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। तो आप कुछ भी ले रहे हो तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके आप प्लस अपनी बॉडी को एक बार देखिए कि आपकी बॉडी क्या चीज़ को एडेप्ट कर रही है, क्या चीज़ को फ्लश आउट कर रही है। तो उस चीज़ पे थोड़ा सा अगर आप ध्यान दोगे तो 5 प्राकृतिक चीज़ें होती हैं, जैसे हरिद्रा जिसको हम लोग हल्दी भी बोलते हैं, कच्ची हल्दी बहुत अच्छी होती है। दूसरा होता है सौंठ जिसको हम लोग अदरक भी बोलते हैं। तीसरा होता है लौंग, पिपली जिसे तुलसी चीज़ वो हो गई। दूसरा गिलोय
ये चीज़ें हैं, काफ़ी ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं, प्राकृतिक चीज़ें जो आप अपने डेली दिनचर्या में ले सकते हो, बट डेफिनेटली उनकी मात्रा के हिसाब से आप लोगे तो आपको वो बहुत अच्छे बेनिफिट्स देंगे। और मेन है कि वो आपके इम्यून सिस्टम को अच्छे से बूस्ट करते हैं, तो आप उसके हिसाब से वो करिए। अच्छा, आयुर्वेद में हेल्दी लाइफ की दिनचर्या कैसे? ओके, हेल्दी लाइफ की मतलब डेफिनेशन आप बोलना चाहोगे? बिल्कुल। तो देखिए, हेल्दी लाइफ मतलब कि आप सुबह प्रातःकाल उठना, बिफोर मतलब सूर्योदय के पहले आप उठिए, ठीक है। दूसरा, आप उठ के कोशिश करिए क्योंकि जो सुबह का टाइम होता है ना, वो हमारी बॉडी में उस समय कफ दोष का ज़्यादा वो रहता है इन्वॉल्वमेंट, तो उस कफ दोष को कम करने के लिए आप थोड़ा सा 2 गिलास थोड़ा गुनगुना पानी पीजिए, ठीक है। दूसरी चीज़ें, कोशिश करिए आप रात में थोड़े बहुत जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं थोड़ा थोड़ा भिगो के आप उसको सुबह उसको सेवन करिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इंडाइजेशन रिलेटेड इश्यूज़ है, तो वहाँ पे आप जीरा अजवाइन का पानी ले सकते हो, हरिद्रा जो कच्ची हल्दी होती है उसका पानी ले सकते हो, हर्बल टी आप ले सकते हो। इसके साथ साथ आप कोशिश करिए कि जो सुबह का नाश्ता होता है वो 9 बजे के बाद लीजिए, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, पित्त का ज़्यादा वो रहता है, इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहता है। तो पित्त का काम क्या करता है कि वो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, आपके अग्नि को है उसको बढ़ाता है। तो अगर आप वहाँ पे खाना कुछ भी लेते हो, हैवी डाइट भी लेते हो, तो वो प्रॉपर अच्छे से आपको पचाने का काम करेगा आपकी बॉडी में। लेकिन हैवी खाने का मतलब ये नहीं कि आप चीज़ का यूज़ कर रहे हो, फास्ट फूड यूज़ कर रहे हो। आप कोशिश करिए आप घर पे भी बहुत अच्छे आप चीज़ें बना के, जो हमारे जैसे मूंग दाल का चीला हो गया, बेसन का चीला हो गया, आप इन चीज़ों को अपने स्प्राउट्स हो गए, इन चीज़ों को लीजिए। फ्रूट्स लीजिए कोई अच्छा सा, मतलब जो सीज़नल फ्रूट्स होते हैं, सीज़नल सब्जी होती है, आप उनको लीजिए। तो अगर आप अपने रूटीन में ये करोगे, आप टाइम टू टाइम खाओगे, आप गरम जो खाना होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ना फ्रेश खाना, हाँ, तो आप उनको अगर आप अपने रूटीन में लेते हो फ्रेश खाना, बजाय हम लोग कई बार ऐसा होता है, अच्छा रात की सब्जी है इसको सुबह गरम करके वो कर रहे हो, मतलब गरम करके खा रहे हो, तो वो चीज़ें आपका क्या करेगा, डाइजेशन में इश्यूज़ करेगा। तो आप इन चीज़ों को अवॉइड करके फ्रेश खाना खाइए, तो देखिए आपकी बॉडी, मुझे नहीं लगता है कि आपको हर बार किसी ना किसी डॉक्टर पे विजिट करनी पड़ेगी। आप अपना दिनचर्या चेंज करोगे तो आपको किसी भी वैद्य के पास, किसी भी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कब जाने की ज़रूरत पड़ती है, जब हम अपनी बॉडी को ढीला छोड़ देते हैं, हम उसको कुछ भी दे जा रहे, मतलब बाहर का भी कुछ भी खिला रहे, कुछ भी वो कर रहे, बहुत ज़्यादा उसको उसके ऊपर प्रेशर दे रहे हैं। जैसे देखिए, एक गाड़ी है, गाड़ी को जितना वो करोगे, चलाओगे, कहीं ना कहीं वो धीमी पड़ जाती है, उसको भी एक टाइप का ऑयल की ज़रूरत होती है। वही हमारी जो बॉडी होती है मशीन जैसी होती है, हम इसको कुछ भी दे रहे कुछ, तो वो भी एक टाइम पे ढीली पड़ जाएगी। तो कोशिश करिए आप इसको हेल्दी खाना दीजिए, तो डेफिनेटली वो वहाँ पे बहुत अच्छा काम, मतलब बहुत अच्छे, आपको किसी भी रोग से मतलब वो नहीं होने देगा, परेशान नहीं करेगा, ना ही आपको किसी डॉक्टर के पास विजिट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप हेल्दी लाइफ और प्लस हेल्दी डाइट लीजिए, तो आप बहुत स्वस्थ रहोगे, ना ही आपको किसी वैद्य की इतनी ज़रूरत, ना ही किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, नेचुरली फैट बर्न कैसे करें? नेचुरली फैट बर्न, अगेन जैसे मैंने बोला, हेल्दी डाइट। देखिए, नेचुरल फैट बर्न क्या, आपको एक तो कोशिश करना है कि आपको वॉक करनी है, ब्रिस्क वॉक, मतलब तेज चलना। दूसरा, आपको कोशिश करना है कि जीरा अजवाइन, देखिए आपको वेट रिड्यूस करना है, उसके लिए आपको अपना मेटाबॉलिज्म बूस्ट करना बहुत ज़रूरी है, अपनी अग्नि को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। आपकी अग्नि अच्छी होगी, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, तो जो भी आप खाना खा रहे हो वो आपके फैट में कन्वर्ट होने की जगह हो क्या करेगा, एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो मेन है कि आपको अपने मेटाबॉलिज्म बूस्ट करना है। मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने के लिए आपको जीरा अजवाइन का पानी यूज़ करना पड़ेगा, फ्रेश खाना खाना पड़ेगा, बाहर की चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेगी, फास्ट फूड अवॉइड करने पड़ेंगे। आपको कोशिश करना है कि अपना टाइम टू टाइम डाइट लीजिए। रात में अगर जैसे आप लास्ट जो आपका मील होता है उसको कोशिश करिए कि सनसेट से पहले ले लोगे, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट दे के देगा। आपको वेट लॉस भी होगा, प्लस आपको एक अच्छे लाइफस्टाइल, मतलब एक अच्छा वो देगा, लाइफ देगा आपको, कि ताकि आपकी बॉडी में जो दोषाज हैं वो भी बैलेंस रहे। आयुर्वेद में सबसे असरदार इम्यूनिटी बूस्टर क्या है? गिलोय है, अश्वगंधा है, काफ़ी चीज़ें हैं।
बट डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी प्रकृति है, कौन सा दोषास आपके उसमें है। लेकिन गिलोय काफ़ी अच्छा है, तुलसी बहुत अच्छा है, अश्वगंधा बहुत अच्छा है, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं। पिपल, लौंग ये होता है, पिपली मूल जो होता है, ये चीज़ें हैं, काफ़ी अच्छा आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। अच्छा, जैसे अभी आपने अश्वगंधा की बात करी, तो अश्वगंधा की सबसे ज़्यादा असरदार किन समस्याओं में होता है? स्ट्रेस, नींद का प्रॉब्लम, क्योंकि अश्वगंधा क्या करता है, जो आपके बॉडी के कॉर्टिसोल लेवल होता है ना, उनको रिड्यूस कर देता है। तो वो क्या होता है, आपका नींद का प्रॉब्लम, स्ट्रेस का, एंजाइटी रिलेटेड जो इश्यूज आपको देखने को आजकल बहुत मिलता है, तो बिल्कुल। वहाँ पे अश्वगंधा बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा काम करता है। मुंह के छाले और जो माउथ पल्सर होता है, उन चीज़ों में आयुर्वेद किस तरीके से काम करता है? मुंह के छाले देखिए, कहीं ना कहीं पित्त एग्रीवेट हो चुका है आपकी बॉडी में, तो उसकी वजह से भी मुंह के छाले, इन्फ्लामेशन है कहीं ना कहीं बॉडी में, तो वहाँ पे आपको माउथ अल्सर काफ़ी देखने को मिलता है। बिल्कुल। तो दूसरी चीज़ें, अगर आपका बॉडी में कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड इश्यूज है, तो वहाँ पे देखने को मिलता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो पानी की मात्रा बढ़ाइए, कोशिश करिए कम से कम आपका 2 से 3 लीटर पानी दिन का होना चाहिए। मोशन, अगर कॉन्स्टिपेशन है, आपको कब्ज की दिक्कत है, तो पहले आप उसको क्योर करिए, ठीक है। दूसरा, अगर मैं होम रेमेडी की बात करूँ तो शहद उसमें बहुत अच्छा काम करता है, तो आप उसमें वहाँ पे शहद लगा सकते हो। बाकी ये है कि फ्रेश खाना खाओ, ठंडी चीज़ें खाओ। कत्था होता है, पान की दुकान में आपने देखा बिल्कुल। होगा, कत्था मिलता है, तो आप उसको लीजिए। तो इन चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो आपको काफ़ी मतलब अच्छे से हील करके देती है। बाकी पानी का जितना आप बॉडी हाइड्रेट रखोगे, उतना आपकी चीज़ें बेटर होंगी। बिल्कुल। अच्छा निशा जी, एक और सवाल है, और यंग लड़कियों के लिए काफ़ी एक तरीके से मैं कहूँगी कि अगर आप इसका बताएं तो काफ़ी इम्पैक्टफुल रहेगा। इसलिए क्योंकि आजकल ये चीज़ें सबसे ज़्यादा, अगर आप सोशल मीडिया की मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा वही देखने को मिलता है, स्किन केयर। बिल्कुल। तरह तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं, तरह तरह के मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन एंड ऑल, फेस वॉश वगैरह जो भी हैं, बहुत सारी चीज़ें एक स्किन केयर करने के लिए कम से कम 7 से 8 आइटम वो दिन के बताते हैं। बिल्कुल। लेकिन सबसे आयुर्वेद में क्या बताया गया है कि किस तरीके से स्किन के केयर करें? स्किन केयर, सबसे पहले तो अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखिए, बिकॉज आपकी बॉडी में अगर हाइड्रेट नहीं, मतलब आपकी बॉडी हाइड्रेट नहीं रहेगी, तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आपके स्किन में दिखता है, आपके हेयर्स में दिखता है। तो कोशिश करिए पानी अच्छा पीजिए। दूसरा, देखिए, आप सनस्क्रीन, मॉइस्चराइज़र, इन सब की बात करते हो, सिरम, फेस सिरम है, अलग अलग कंपनियां बहुत से आजकल बनाती हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्किन केयर, ये सब। तो देखिए, वो सारे ना क्या होते हैं, केमिकल लोडेड होते हैं। कई बार अगर आप देखोगे तो मार्केटिंग के चक्कर में लोग ना उसमें बोल देते हैं कि ये आयुर्वेदिक है, आयुर्वेदिक है, जबकि वो बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। आयुर्वेदिक एक बिल्कुल डिफरेंट है, और ये सारी चीज़ें एकदम डिफरेंट हो जाती है। अगर आप उनके पढ़ोगे इंग्रेडिएंट्स, तो कई बार उसमें केमिकल्स भी काफ़ी मात्रा में देखने को, काफ़ी हैवी मात्रा में देखने को मिलते हैं। स्किन केयर देखिए क्या है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए। बाकी आप कोशिश करिए कि एक देखिए, अगर मैं नॉर्मल बोलूँ, अगर मैं आयुर्वेद के उसमें जाऊँ, तो हमारे आयुर्वेद में अगर अच्छा जो बोलते हैं स्किन केयर के लिए, एक तो कुमकुम आदि ऑयल बहुत अच्छा काम करता है। दूसरा, शतधौत घृत होता है। शतधौत घृत मतलब जो घी होता है, गाय घी होता है, उसको 100 टाइम वॉश किया जाता है। तो उसको अगर आप यूज़ करोगे, तो वो मतलब मॉइस्चराइज़र के साथ साथ सनस्क्रीन का, सब चीज़ का काम करेगा, और बहुत, इवन यहाँ तक कि वो ग्लो में भी बहुत अच्छा काम करता है। तो आप इन 2 चीज़ों का यूज़ करिए। दूसरा, पानी ज़्यादा, और सबसे इम्पॉर्टेंट, स्ट्रेस से दूर रहिए, क्योंकि स्ट्रेस अगर आप रहोगे तो कहीं ना कहीं वो आपके फेस में दिख के, मतलब क्योंकि आप अंदर इंटरनल स्ट्रेस, तो वो कहीं ना कहीं आपके चेहरे में दिखेगा ही। तो वो चीज़, मेंटल स्ट्रेस ये चीज़ है, तो वो आपके चेहरे पे दिखेगा। तो आप इन चीज़ों से दूर रहिए। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको अपना स्किन वो करना है, ग्लो करना है, ये चीज़ें, तो आप फ्रेश खाना खाइए। कोशिश करिए बहुत ज़्यादा ऑयली, फास्ट फूड, इन चीज़ों से दूर रहो। फ्रेश ग्रीन वेजीज, सीजनल फ्रूट्स, ये सब खाओ, तो देखो आपकी स्किन कैसे ग्लो नहीं करेगी। तो ये चीज़ें हैं, देखिए, आपका यही सब करोगे ना, तो इनमें ही आपकी स्किन में काफ़ी अच्छा ग्लो आ जाता है, कि आपको हैवी लोडेड प्रोडक्ट्स या ये सब चीज़ें की लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा होता है बेसन।
बेसन बहुत अच्छा काम करता है, आप बेसन को यूज़ कर सकते हो कच्चे दूध के साथ या डिफरेंट अलग। हमारे घर पे भी इतने सब कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे हम स्किन ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा केमिकल लोडेड चीज़ें अपने मतलब फेस स्किन में लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो बिल्कुल। इन चीज़ों को करिए आप। कई बार ऐसी समस्याएं देखने को मिलती हैं कि आप केमिकल लोडेड चीज़ें अपने फेस पर अप्लाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको चेहरे के पिगमेंटेशन, पिंपल्स, बिल्कुल। एक्ने जैसी समस्याओं से जूझना पड़ता है, तो ये क्यों होता है? देखिए अब क्योंकि देखिए हर एक चीज़ आयुर्वेद में यही एक सबसे अच्छा होता है कि वो कोई भी बीमारी होते हैं ना, वो उसके रूट कॉज को पहले ट्रीट करता है। अब आपने जैसे बोला पिगमेंटेशन है, एक्ने है, तो एक्ने के रीजंस भी बहुत होते हैं। एक तो होता है कि एक एडल्ट लाइफ में एक नॉर्मल है चीज़ें होती हैं क्योंकि वहाँ पे हार्मोन्स का बिल्कुल। चेंजेस होना, ये चीज़ें होती हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि वो एज फैक्टर वाइज नहीं होता, बट बॉडी में अगर पीसीओडी पीसीओएस है उसकी वजह से भी ये चीज़ें देखने को मिलती है। तो जब तक आप पीसीओडी पीसीओएस क्योर नहीं करोगे तो एक्ने का कभी आप क्योर नहीं कर सकते हो। तो आप कोई भी बीमारी क्योर करते हो ना, तो पहले उसकी जड़ को कि वहाँ वो स्टार्ट कहाँ से हुआ है, उसका मतलब आपके स्किन में वो अगर एक्ने रिलेटेड है, पिगमेंटेशन है, राइट, अगर आपको पीसीओडी पीसीओएस है तो वो देखने को मिलेगा। अगर आप बाहर का खाना ज़्यादा खा रहे हो तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आपके स्किन में दिखेगा। स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके वो स्किन में दिखेगा। तो जब तक आप इन चीज़ों को क्योर नहीं करोगे तब तक आप एक्ने रिलेटेड कुछ भी ट्रीटमेंट ले लो, वो दोबारा आपको वो चीज़ें ट्रिगर करेंगी। तो पहले आप रूट कॉज ट्रीट करिए, तब आप उन चीज़ों से मुक्त होगे। अगर आप डायरेक्टली जैसे पिगमेंटेशन में आपने पिगमेंटेशन को के लिए दवाइयाँ ले ली या फिर आपने एक्ने के लिए, लेकिन आपका रूट कॉज ही कुछ और है, प्रॉब्लम ही कुछ और है, अगर उनको ट्रीट नहीं किया तो वो चीज़ें तो आपकी क्योर हो ही नहीं सकती। तो बिल्कुल। मेन है कि आपका रूट कॉज देखिए। जब रूट कॉज ट्रीट करेंगे तो डेफिनेटली वो चीज़ें हील होंगी। और पानी ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको सामान्यतः पिगमेंटेशन जैसी समस्याएं किन कारणों से ज़्यादा बढ़ती हैं? पिगमेंटेशन, एक तो स्ट्रेस, अगेन पीसीओडी पीसीओएस, थायराइड मतलब हार्मोनल इश्यूज की वजह से, ये चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट होती हैं। इन दोनों की चीज़ों की वजह से वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलती हैं। देखने को मिलता है। जैसे अच्छा, एक और चीज़ सबसे ज़्यादा है हेयर फॉल, डैंड्रफ और स्कैल्प ज़्यादा ऑयली होना। ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं और इनका आयुर्वेद में क्या समाधान है? हेयर फॉल रिलेटेड इश्यूज तो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट मेन क्या होता है, कई बार हार्ड वाटर भी इसका एक कारण होता है। दूसरा एक चीज़ होता है स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। तीसरा हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से भी ये कई बार हेयर फॉल रिलेटेड इश्यूज़ देखने को मिलती है। प्रॉपर नींद ना होना, वो बोलते हैं ना 7 to 8 आवर्स का स्लिप आपका होना चाहिए, अगर वो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हुआ है तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं कई बार ऐसा होता है सब चीज़ नॉर्मल होती है बट हमारी मतलब बॉडी में ब्लड की कमी की वजह से भी हेयर फॉल रिलेटेड इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। तो ये जो डॉक्टर होते हैं ना, आयुर्वेद डॉक्टर क्या करते हैं, आपका जब पूरा हिस्ट्री लेते हैं ना, तब उनको चीज़ें जब धीरे धीरे पता चलती है तो उसके अकॉर्डिंगली ही वहाँ पे काम करते हैं। तो डिपेंड करता है कि हेयर फॉल का रीज़न क्या है। रीज़न क्या है? आप रीज़न पे काम करिए तो आपको उसका समाधान मिलेगा। बट अगर आप रीज़न नहीं करोगे, आप डायरेक्टली आप मतलब हैवी शैम्पू यूज़ कर रहे हो या डिफरेंट टाइप के कंडीशनर, तो उन चीज़ों से आपको डेफिनेटली नहीं आपको आराम मिलेगा। तो पहले रूट कॉज देखिए कि क्या है, कॉज करोगे ट्रीट तो अपने आप आपको रिजल्ट भी बहुत अच्छा अच्छा, आज की डेट में बाल सफ़ेद होना एक समय सीमा से पहले हो जाते हैं। बिल्कुल। तो ये क्यों होता है? ये देखिए कहीं ना कहीं बॉडी में ये पित्त के लक्षण है। अगर पित्त इम्बैलेंस हुआ है उसका एक लक्षण देखने को मिलता है, तो ये चीज़ है। दूसरा स्ट्रेस अगेन बहुत ज़्यादा लोगों में देखने को मिलता है, तो ये सब रीज़न है। दूसरा अगर जेनेटिकली है तो वहाँ पे तो आप देखो कुछ नहीं कर सकते हो, बट अगर इन सब रीज़न की वजह से कि आपके लाइफस्टाइल या स्ट्रेस की वजह या डाइट की वजह से हुआ है, तो आप पहले वहाँ पे काम करिए, तो आपको इसमें भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। दूसरी बात, आप कोशिश करिए अपने खाने में विटामिन सी, फ्रूट्स लीजिए विटामिन सी रिच, जैसे आंवला होता है, त्रिफला जैसे मैंने बताया, वहाँ पे बहुत अच्छा काम करता है। दूसरा, आप कोशिश करिए ग्रीन वेजिटेबल्स, सीजनल सब्जियाँ खाइए, वो आपको बहुत अच्छा वो करेगा। और कोशिश करिए कि आप अपना एक बार ब्लड टेस्ट, अपना आयरन की मात्रा देखिए कि प्रॉपर है या नहीं है। कुछ डेफिशिएंसी है तो पहले उनको क्लियर करिए, तो आपको उसके भी रिजल्ट दिखेंगे। अच्छा, पीरियड्स की अनियमितता के लिए आयुर्वेद में क्या इलाज है?
अनियमितता के लिए देखिए, अब अनियमित किस वजह से हो रही है उसका तो पहले वो देखना पड़ेगा ट्रीटमेंट। दूसरा देखिए, आयुर्वेद में बहुत अच्छा है, जैसे आपका अशोकारिष्ट वहाँ पे बहुत अच्छा काम करता है, लोद्र वहाँ पे बहुत अच्छा काम करता है। टोटली डिपेंड करता है कि आपको किस वजह से हो रहा है, मतलब रीज़न देखिए पहले। रीज़न अगर आपने फाइंड आउट कर दिया तो आपको उसका ट्रीटमेंट भी मिल जाता है। अगर आपको रीज़न ही नहीं पता तो आप उसको फाइंड आउट नहीं, मतलब उसको रिजल्ट नहीं दे सकते हो। तो बिल्कुल। आयुर्वेद मेन वही काम करता है कि रीज़न के ऊपर काम करता है कि रीज़न क्या है, उसका कॉज क्या है। बिल्कुल। अच्छा, रसोई में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हेल्दी लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा असरदार हैं? रसोई में एक तो देखिए घी सबसे बेस्ट। मैं मतलब ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने खाने में 1 चम्मच घी का डेली यूज़ करिए। ये बहुत हेल्दी फैट होता है, ये आपको कोई भी नुकसान नहीं करेगा। अगर आप इवन कोलेस्ट्रॉल वाले भी हो तो आप अपने कोलेस्ट्रॉल चेक करके हिसाब से अपने डॉक्टर, लेकिन मैं सबको ये बोलूँगी कि 1 चम्मच घी का यूज़ करिए। आपको आगे जाके कोई भी जैसे जॉइंट्स पेन रिलेटेड इश्यूज़ या कोई भी पित्त रिलेटेड इश्यूज़ आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो घी अच्छा, ये कैसे यूज़ करना है? घी 1 चम्मच सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ लीजिए। पानी में डाल के? पानी में डाल के मतलब चम्मच, फिर उसके ऊपर से थोड़ा सा पानी लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं, बट थोड़ा सा गुनगुना पानी, ताकि वो अंदर तक इससे अच्छे क्या से। होगा? इससे क्या होगा कि आपके जो दोषाज इम्बैलेंस हुए हैं ना, एक तो वो बैलेंस हो जाएंगे, आपकी है। बॉडी को एक लुब्रिकेंट मिल जाएगा। बहुत से लोगों में आजकल देखा है कि जॉइंट्स पेन रिलेटेड इश्यूज, तो वो कहीं ना कहीं हद तक वहाँ पे भी काम करेगा। ओके। घी बहुत अच्छा, मतलब एक रसायन बोला गया है, तो घी का यूज़ करिए। दूसरा मैं आपको बोलूँगी कि आप कोशिश करिए कि हर्बल टी जो होता है उन चीज़ों उसको यूज़ में लेकर आइए। तीसरा, स्ट्रेस से दूर रहिए। स्ट्रेस सबसे मेन आजकल जो सबसे ज़्यादा बीमारियां हो रखी हैं, कहीं ना कहीं स्ट्रेस भी उसमें काफ़ी एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल उसका है। तीसरा चौथा आपका कोशिश करिए कि आप फ्रेश खाना खाइए, मतलब गरम खाना खाइए। वो चीज़ें आप फ्रिज का बासी खाना, इन चीज़ों से दूर रहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको दिनचर्या में बहुत अच्छा मतलब हेल्प करेगा। अच्छा निशा, एक और चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है कि जैसे हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं बड़े से, अचानक एक न्यूज़ आती है कि एक्सपायर हो गए हैं, और जब निकल के बिल्कुल निकल के आता है कि हार्ट अटैक, और फिर कई सारे रूमर्स चलते हैं कि ब्यूटी इंजेक्शन या फिर कई बार वैक्सीन को लेकर भी सवाल उठते हैं, और कहीं ना कहीं ब्यूटी इंजेक्शन से जुड़े हुई चीज़ें कई बार सामने आती हैं कि वो स्किन ग्लो करने के लिए ये सारी चीज़ें करते थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो इतने फिट रहते हैं। वो लोग हमेशा जिम करते हैं, योग से जुड़े हैं, ध्यान से जुड़े हैं, हर चीज़, लेकिन फिर अचानक से हार्ट अटैक जैसी समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। ओके, तो देखिए आप जैसे बोल रहे हो सेलिब्रिटी लोगों का, जो सेलिब्रिटीज़ में देखो लोग क्या है ना, इनकी तरफ ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो चुके हैं। बिल्कुल। तो लोगों को लगता है अच्छा इनको, ये तो इतनी हेल्दी लाइफ जी रहे हैं, स्टिल ये लोगों को इतना ये सारे इश्यूज देख रहे हैं, जैसे हार्ट अटैक हो। ये हार्ट अटैक में ज़्यादातर देखो, अगर आप देखोगे आपको नहीं पता उनका लाइफस्टाइल कैसा है, सबसे इम्पोर्टेंट। दूसरा, आपको उनका ये नहीं पता है कि वो जेनेटिकली वो किसी चीज़ से गुजर रहे हैं। दूसरा, कई बार क्या होता है, मैं ये नहीं बोलूँगी सभी के सब, बट बहुत से जो अगर आप सेलिब्रिटीज़ की, तो आपको नहीं पता कि कौन सा स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, कौन से मेडिकेशन में है, जिसकी वजह से रही बात आपने बोला वैक्सीन। देखिए वैक्सीन तो पूरी दुनिया ने मतलब मोस्टली ली है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई उस चीज़ से इम्पैक्ट हुआ है। वैक्सीन को मैं यहाँ पे नहीं करूँगी, बिकॉज देखो जब तक हमें उनका हिस्ट्री नहीं पता होगा, आपको नहीं पता वो कितना आप जिम जा रहे हो, तो जिम में अगर आप देखोगे तो मतलब इवन जिम इंस्ट्रक्टर जो रहता है वही उनको काफ़ी हैवी मात्रा में उनको हैवी प्रोटीन दे देता है कि आप इसको लीजिए। अगर आप बॉडी को बहुत ओवर प्रोटीन दे रहे हो तो कहीं ना कहीं वहाँ पे एक हार्ट अटैक के भी रीज़न देखने को कई बार क्या बहुत ज़्यादा, अगर आप जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट इन चीज़ों में आपको नहीं पता उसमें कितने कौन से केमिकल मिले, क्या चीज़ें जो आपकी बॉडी को रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये चीज़ें हैं। हम
से अगर अपनी लाइफ को कंपेयर करें ये चीज़ें हैं, तो देखिए वो भी कई हद तक सही नहीं है, क्योंकि हर एक का लाइफस्टाइल अलग होता है। आप वो जो आपको दिखाते हैं तो वो हार्डली उनके लाइफ का शायद 2-4 सेकंड का या 2-4 मिनट की चीज़ें दिखाते हैं, बट आपको नहीं पता है कि पीछे मतलब आपके पीछे वो क्या चीज़ें ले रहे हैं, क्या क्या सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, किस चीज़ से वो गुजर रहे हैं, क्या मेडिकल हिस्ट्री है, हमें वो चीज़ें नहीं है। तो बिफोर ये चीज़ें हम लोग उनको जज नहीं कर सकते कि ये इतना जिम कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, मतलब उनके, क्योंकि वो इतने सारे सप्लीमेंट्स लेते हैं, प्लस उनका जो लाइफस्टाइल है वो भी बहुत डिफरेंट है। बिल्कुल। वो लोगों को मतलब अलग अलग जगह पे लोकेशन में शूट में जाना पड़ता है, तो वो लोगों का मतलब कितने आवर्स का स्लीप रहता है, कितने वो स्ट्रेस से वो रहते हैं, वो चीज़ें देखो किसी को नहीं पता रहती है। तो वो चीज़ें तो आप जब तक उनका हिस्ट्री ये सब चीज़ें नहीं उनके पता साथ चलेगा रहोगे नहीं मेडिकल, तो पता नहीं तो चलेगा। आपको ये चीज़ें नहीं पता चलेगी, बट उसकी वजह से आप अपनी लाइफ में इन चीज़ों को ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं वो कर सकते हो। बिल्कुल, काफ़ी लंबे हमारी ये बिल्कुल, वार्ता बिल्कुल। चल रही है। लेकिन एक और सवाल है, जाते-जाते पूछना चाहूँगी कि जैसे आपको पता ही है हमारा भारत देश है, हर 3 महीने में मौसम बदलता है और बिल्कुल। उन मौसम के साथ बीमारियाँ भी बदल जाती हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल। उन बीमारियाँ जब हमें अचानक से खाँसी, जुकाम, बुखार हो जाता है, तो हम तुरंत अपने नज़दीकी मेडिकल स्टोर पर जाते हैं और वहाँ पे बोलता है कि भैया ये हो गया, वो हो गया, और वो हमें उसी हिसाब से 2-4 सप्लीमेंट दे देते हैं। बिल्कुल, हम उन्हें पैरासिटामोल। बिल्कुल, वो हमारे लिए आम हो गया है, क्योंकि हर घर में आपको कुछ मिले ना मिले, लेकिन पीसीएम सबके घर में अवेलेबल होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम उन चीज़ों को डेली बेस में कहेंगे, क्योंकि 1-2 महीने के बीच हम उन दवाइयों का सेवन कर ही लेते हैं। तो ये बड़ा सवाल है कि ये किस हद तक सही है कि छोटी सी बीमारी पर हम नज़दीकी मेडिकल स्टोर में चले जाते हैं और वो जो दवाइयाँ हमें देते हैं हम उनका सेवन कर लेते हैं। बिल्कुल। तो मैं आपको ये बोलूँगी, सबसे पहले तो हमें एक चीज़ थोड़ी-सी अवॉइड कर मैं लोगों को बोलूँगी कि प्लीज़ इस चीज़ को अवॉइड करिए। आप कोई भी बीमारी को लेके मेडिकल स्टोर में जाने की बजाय आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके लोगे मेडिसिन, क्योंकि देखो मेडिकल स्टोर वाले जो होते हैं फार्मेसी, वो आपको जनरल मेडिसिन दे के देते हैं। बिल्कुल। उनको नहीं पता रहता कि आपका हिस्ट्री क्या है, आपको अदर कौन सी बीमारियां हैं, वो आपको ये सब नहीं पूछते हैं। वो आप बोलोगे फीवर का है तो आपको फीवर, अगर आपको अदर कोई बीमारी है तो हो सकता है वो एक छोटी सी मेडिसिन भी कई बार बहुत बड़े साइड इफ़ेक्ट करते हैं। तो मैं लोगों से यही बोलना चाहूँगी, जब भी आप कोई मेडिसिन ले रहे हो आप प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्ट करिए। मैं ये नहीं बोलूँगी कि एलोपैथी के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ऐसा नहीं है। कई बार वो चीज़ देखिए, कई चीज़ें ऐसी हैं जो एलोपैथी में बहुत अच्छा मेडिसिन्स के उसमें बहुत अच्छे रिसर्च के उससे काम आती हैं, लोगों को बहुत हेल्प करती हैं। बट आप जब भी कोई मेडिसिन्स लेते हो तो कोशिश करिए अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, अपने आसपास के वैद्य से कंसल्ट करिए, तो आपको एक प्रॉपर मेडिकेशन आपकी हिस्ट्री के हिसाब से आपको एडवाइस करेगा। दूसरी बात, एक नॉर्मल फीवर ये चीज़ें हैं तो कहीं ना कहीं हमारा मतलब देखो, अगर आपको रेगुलर फीवर ये चीज़ें हैं, रेगुलर कोल्ड कफ चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा इम्यून सिस्टम थोड़ा सा वीक है। तो आप कोशिश करिए कि अपने इम्यून सिस्टम को पहले बूस्ट करिए, ताकि आपको जल्दी मतलब बहुत जल्दी डॉक्टर विजिट ना करने की ज़रूरत पड़े। दूसरी चीज़ें हैं, आप अपने दिनचर्या में जो डेली रूटीन में अपने इम्यून सिस्टम को इंक्रीज़, तो जैसे मैंने पहले भी बोला है, उसमें मुलेठी बहुत अच्छा, गिलोय बहुत अच्छा काम करता है, हर्बल टी बहुत अच्छे काम करते हैं। हर्बल टी जिसमें आपके अलग जैसे हल्दी हो गया, अदरक हो गया, पिपली हो गई, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप इसको लेके रूटीन में मतलब आप अपना इम्यून सिस्टम बहुत अच्छे से बूस्ट कर सकते हो। इवन कोविड के टाइम पे भी जब सब कुछ बंद हो गया था तो लोगों ने छोटी छोटी होम रेमेडी में ही करके अपने इम्यूनिटी को काफ़ी बढ़ाया, जिसकी वजह से आयुर्वेद इतना ज़्यादा फैल चुका है। तो मैं यही बोलूँगी, आप अपना डाइट अच्छा रखिए, अपने कोशिश करिए कि आप बाहर जितना अवॉइड कर सकते हो उसको अवॉइड, बाहर का खाना जितना अवॉइड कर सकते हो उतना अवॉइड करिए। नेचर से जुड़िए, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके इम्यून सिस्टम, आपके मेंटल हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ को बहुत अच्छा एक मजबूती प्रदान करेगी। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा निशा, हार्मोनल जो इम्बैलेंस है क्या वो डेयरी प्रोडक्ट से हो सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, ये आपने बहुत अच्छा सवाल मुझसे पूछा। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, मतलब हमारे एक प्रैक्टिस में एक चीज़ बहुत कॉमन, मतलब बहुत चीज़ें देखने के मिली है, बहुत कॉमन चीज़ें हैं हार्मोनल इम्बैलेंस होना, स्पेशली छोटे-छोटे जो यंग एज की लड़कियां हैं।
यंग एज भी मैं क्या बोलूँ, अभी 9-10 साल की बच्ची बिल्कुल। जो हैं उनमें भी काफ़ी ये देखने को मिलती है। तो मैं लोगों को बोलूँगी कि आप कोशिश करिए कि अगर आप दूध पीते हो तो प्लीज़ देसी गाय का, वो महंगा होगा बट डेफिनेटली आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन वही अगर आप, क्योंकि देखिए आजकल जो गाय भैंस इनमें क्या होता है कि बहुत हैवी मात्रा में हार्मोनल इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि वो बहुत मात्रा में दूध उत्पादन, क्योंकि देखिए पॉपुलेशन इतनी हो चुकी है बिल्कुल। और उत्पादन कम है, तो उसको बढ़ाने के लिए क्या करते हैं जो डेयरी फार्म वाले ये चीज़ें हैं, वो हार्मोनल इंजेक्शन के थ्रू उनको दूध का वहाँ पे प्रोडक्शन करते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो हम लोग क्या करते हैं कि कंज्यूम कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में भी वो हार्मोनल डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है। तो कोशिश करिए कि आप डेयरी प्रोडक्ट थोड़ा सा अवॉइड करो। वो आपको देखो, अभी आप देखोगे कि डेयरी प्रोडक्ट से एक तो हार्मोनल के साथ साथ, हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ साथ इन्फ्लामेशन भी बहुत देखने को मिलता है। अगर आपने कई बार ऐसा होता है कि अभी क्योंकि लोगों में ना बहुत चीज़ें, क्योंकि सोशल नेटवर्किंग इसमें इतना कुछ है कि लोगों ना डेयरी प्रोडक्ट भी आजकल काफ़ी अवॉइड, स्पेशली मेट्रो सिटी में अगर आप देखोगे तो काफ़ी लोगों ने ये चीज़ें अवॉइड करते हैं। तो अगर आपको एक्ने रिलेटेड इश्यूज बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने मिल रहे हैं, या हेयर फॉल रिलेटेड इश्यूज ज़्यादा मात्रा है, या फिर पीरियड्स रिलेटेड, तो सबसे पहले अपना डेयरी प्रोडक्ट वहाँ पे बंद करिए। आप किसी भी फॉर्म में डेयरी प्रोडक्ट, चाहे पनीर ले रहे हो, चाहे दही ले रहे हो, चाहे दूध ले रहे हो, तो कोशिश करिए इन चीज़ों को अवॉइड करिए। और घी भी अगर आप ले रहे हो तो देसी गाय का प्योर घी लीजिए, वो आपको बहुत अच्छा एक हेल्दी वो करके देगा, लेकिन डेयरी प्रोडक्ट आप अवॉइड करिए। बिल्कुल। अब एक आखिरी सवाल के साथ आप अपनी बात खत्म करना, और आखिरी सवाल है कि हमारी जो दर्शक लड़कियां हैं खासकर, उनके लिए नेचुरली ब्यूटी टिप क्या है और कैसे उस चीज़ को अप्लाई करें बिल्कुल। स्किन के लिए खासकर। और इसी सवाल के साथ, इसी जवाब के साथ आप अपनी बात खत्म करना, और फिर हम दर्शकों से भी विदा लेंगे। बिल्कुल। तो नेचुरल टिप्स जैसे मतलब है स्किन रिलेटेड, तो सबसे पहले जैसे जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला ही था कि जैसे हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा बेसन, कच्चा दूध, इन चीज़ों को आप फेस पे लगा एज अ फेस मास्क की तरह आप यूज़ कर सकते हो। बिल्कुल। दूसरी चीज़ें यह है प्रॉपर नींद लेना, कम से कम 8 आवर्स का आपका नींद प्रॉपर होना चाहिए। बाकी नॉर्मल है, स्ट्रेस फ्री रहिए, अपने आप का ग्लो आपके चेहरे बिल्कुल। पे दिखेगा। ये चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको रूटीन दिनचर्या में चलिए। फॉलो करिए। आप नॉट ओनली मतलब स्किन रिलेटेड, बट आप काफ़ी रोगों से मतलब दूर रह सकते हो इन चीज़ों। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका धन्यवाद। समय देने के लिए, और इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे साथ और हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो आज जैसे कि काफ़ी चीज़ों पर बात हुई, थायराइड, पीसीओडी, नींद की समस्या, चिड़चिड़ापन, स्किन, हेयर फॉल जैसे कई समस्याएं जो आज हर घर में हर व्यक्ति किसी न किसी समस्या से जूझ रहा है, और ये भी चीज़ें क्लियर हुई हैं कि ये क्यों है और इन्हें कैसे ठीक करें। बिल्कुल। समाधान भी है, समस्या भी है, तो समाधान भी है। ब्यूटी टिप भी आप लोगों के लिए यहाँ पर डॉक्टर निशा कुरियाल के द्वारा दिए गए हैं। तो अब डिपेंड करता है आप लोगों पर कि आप इसे कब और कैसे अप्लाई करते हैं अपने डेली लाइफ में, डेली जीवन में। इस चीज़ को कैसे आप ग्रहण करते हैं और अपनी दिनचर्या को कैसे बदलते हैं, और अपने में, अपनी बॉडी में कितना कुछ बदलाव देखते हैं। तो आज का ये खास एपिसोड उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, और ऐसे ही आगे भी ऐसे एपिसोड आते रहेंगे। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। बने रहें द हिली पॉडकास्ट में, और फिर मुलाकात होगी। तो आज के लिए बस धन्यवाद।